नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में राज्यपाल की सिफारिश के बावजूद बंद रहेंगे धार्मिक स्थल, आज से चलेगी मेट्रो। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मिशन बिगन अगेन के तहत आज से कुछ और छूट दी गई है। हालांकि धार्मिक स्थलों को खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अब राज्य में मेट्रो सेवाएं बहाल हो जाएंगी। इसके अलावा सरकार ने दुकानों को खोलने का समय भी बढ़ा दिया है। अब दुकानें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। इससे पहले 10 घंटे तक ही दुकानें खुल रही थी। यही नहीं, सभी सरकारी और प्राइवेट लाइब्रेरी खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करते हुए। महाराष्ट्र सरकार ने पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च प्रैक्टिकल के लिए लैब खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद ही रहेंगे। वहीं शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के मौजूद रहने की अनुमति पहले की तरह ही है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार ने बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन की इजाजत दे दी है, जिससे स्थानीय साप्ताहिक बाजार भी खुल सकेंगे। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। कश्मीर में हिरासत का दौर खत्म, मुलाकातें हुई शुरू। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती से मिलने बेटे उमर अब्दुल्ला के साथ पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला। जी हां दोस्तों, पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की रिहाई के एक दिन बाद बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े नेता उनसे मुलाकात करने पहुंचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने महबूबा से मुलाकात की और इसकी ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट की। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि मैंने और मेरे पिताजी रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती का हालचाल जानने पहुंचे थे। उमर के इस ट्वीट पर महबूबा ने भी रिप्लाई किया है। उन्होंने लिखा है कि आप और फारूक साहब मुझसे मिलने आए, इससे मुझे बड़ी खुशी मिली। फारूक अब्दुल्ला साहब को सुनकर हौसला मिलता है। मुझे यकीन है कि हम मिलकर अच्छा बदलाव लाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। ममता सरकार का यू टर्न, दुर्गा पूजा पर दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छूट, पहले लगाया था बैन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर यू टर्न ले लिया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब दुर्गा पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इससे पहले सरकार ने इस महामारी के मद्देनजर ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी। हालांकि सरकार की तरफ से यह निर्देश दिए गए हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम खुली जगह पर ही आयोजित किए जाएंगे और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने 100 लोगों के सामूहिक जुटान की छूट दे दी है, लेकिन इस महामारी से संबंधित नियमों का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। अगर संचालकों के पास ज्यादा जगह की व्यवस्था हो जाए तो वह 200 लोगों का सामूहिक जुटान भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। लोन मॉरेटोरियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, आम आदमी की दिवाली आपके हाथ में। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मॉरेटोरियम सुविधा लेने वाले कर्जदार पर लगने वाले ब्याज पर ब्याज की माफी योजना मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा है कि आम आदमी की दिवाली आपके हाथ में है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द ब्याज माफी योजना लागू करनी चाहिए। साथ ही आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि मॉरेटोरियम सुविधा लेने वालों को 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा। वहीं जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई में जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने साफ किया है कि 15 नवंबर तक किसी का लोन अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी एनपीए घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमने इस पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व बैंकों के वकील हरीश साल्वे ने इससे पहले मामले की सुनवाई टालने का आग्रह किया। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि कुल 8 कैटेगरी में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन पर ब्याज माफी नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार को इस मामले में सही एक्शन प्लान लेकर आने को कहा है। इसके बाद मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी गई है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश ने मचाया कहर। तेलंगाना में 15 और आंध्र प्रदेश में 10 लोगों की हुई मौत।
जी हां दोस्तों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार रात से भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से तेलंगाना में 20 और आंध्र प्रदेश में 10 लोगों की मौत हो गई है। दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश से हालात इतने भयावह हो गए हैं कि कई जगह पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए सड़कों पर नावों को उतारना पड़ा है। पानी के बीच फंसे लोगों को राज्य आपदा प्रबंधन की टीमों ने रेस्क्यू किया है। दोनों राज्यों में बारिश के बाद क्या हाल है, यह जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात की। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति को लेकर मैंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात की। राहत और बचाव कार्य में केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारी बारिश से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण के बीच आज से देश में खुल जाएंगे स्कूल, इन नियमों का करना होगा पालन। जी हां दोस्तों, देश में कोविड-19 के संक्रमण के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाने के बीच गुरुवार से अनलॉक 5 नियमावली के तहत स्कूल खुल जाएंगे। सरकार के फैसले के बावजूद पेरेंट्स में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति चिंता पसरी हुई है। इसे देखते हुए कई राज्यों ने स्कूल खोलने की तारीख को आगे खिसका दिया है। वहीं कईयों ने कक्षाओं के शुरू होने की तारीख में बदलाव किया है। मेघालय सरकार ने गुरुवार से कक्षा 6 से 9-10 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की घोषणा की है। इस दौरान स्टूडेंट्स केवल कंसल्टेशन के लिए स्कूल जा सकेंगे। बिहार में भी आज से स्कूल खुल जाएंगे। नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के बाकी सभी हिस्सों में 19 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे। उनमें भी केवल 9वीं से 12वीं तक के बच्चे ही पढ़ने के लिए स्कूल जा सकेंगे। जबकि दिल्ली में संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फिलहाल स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर का रुख करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देगी पंजाब सरकार, सीएम ने बताया ऐतिहासिक दिन। जी हां दोस्तों, पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लिया है। पंजाब कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद इस फैसले की जानकारी ट्वीट कर दी है। कैप्टन ने ट्वीट किया है कि पंजाब की महिलाओं के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हमारी दे दी है। मुझे यकीन है कि यह हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियम 2020 को मंजूरी दे दी है ताकि पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके। इसके तहत महिलाओं को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती तथा बाइट्स और कॉरपोरेशन के ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों पर भर्ती में 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। प्रदूषण को रोकने के लिए अहम ऐलान, दिल्ली में आज से नहीं चल सकेंगे जनरेटर। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है और गुरुवार से अगले आदेश तक के लिए डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगा दी है। हालांकि अस्पताल और रेलवे जैसे बेहद जरूरी सुविधाओं को छूट मिलेगी। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को यह फैसला लिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है। इसके बाद प्रदूषण बोर्ड ने यह कदम उठाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण का स्तर हर साल बढ़ जाता है। सरकार के तमाम उपायों के बाद भी इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। हालांकि पड़ोस के हरियाणा, पंजाब में किसानों के पराली जलाने पर अब रोक लग गई है, लेकिन दिल्ली में गाड़ियां प्रदूषण की सबसे बड़ी प्रमुख वजह है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई के बाद अब आईएमएफ ने माना भारतीय अर्थव्यवस्था में आने लगी रिकवरी, अगले साल फिर बनेगी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, आरबीआई के बाद आईएमएफ ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी की बात कही है। आईएमएफ ने बाई एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट में कहा है कि इस साल
सभी इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी में गिरावट की आशंका है। इसमें खास तौर पर भारत और इंडोनेशिया जैसी बड़ी इकोनॉमी शामिल है, जो इस महामारी को काबू करने में प्रयासरत है। भारत के संदर्भ में आईएमएफ ने दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी पर अपने पहले के अनुमानों को बदला है। अनुमान के मुताबिक 2020 में अर्थव्यवस्था में 10.3% की गिरावट की आशंका है। इस महामारी से प्रभावित भारत सहित दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जाहिर किया है। आईएमएफ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 10.3% की गिरावट दर्ज हो सकती है, लेकिन आईएमएफ ने इसी के साथ एक और अनुमान जताया है कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था शायद 8.8% गति से बढ़े और यह दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था फिर से बन जाएगी। इस दौरान चीन की 8.2% की दर से अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वहीं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तरी कोंकण और गोवा में कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। गंगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी हिमालय की पहाड़ियों पर मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। दिल्ली प्रदूषण में वृद्धि होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब रहेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों आज लगातार दूसरे दिन सोना हुआ सस्ता। 14 अक्टूबर को देश भर में सराफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 530 रुपए सस्ता होकर 50,617 रुपए पर खुला है और 50,627 रुपए पर बंद हुआ। वहीं चांदी में 1874 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। चांदी का हाजिर भाव 60,314 रुपए पर खुला और 60,770 रुपए पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात में 17 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल। नियमों के कारण बदल जाएगा फिल्म देखने का अनुभव। जी हां दोस्तों, गुजरात में सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आज से सिनेमा घर खुलने थे, लेकिन उनके मालिक और फिल्म वितरकों के बीच पुरानी फिल्में फिर से चलाने पर समझौता न होने के कारण अब शनिवार को सिनेमा घर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस महामारी के फैलने के बाद लागू किए गए लॉकडाउन के कारण मार्च से सिनेमा और मल्टीप्लेक्स बंद हैं। गुजरात सरकार ने 1 अक्टूबर को जारी अधिसूचना में 50% क्षमता के साथ आज से सिनेमाघर खोलने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आतंकवाद का जन्मदाता, खराब रिकॉर्ड फिर भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुना गया पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर विभिन्न मानवाधिकार समूहों के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उसे दोबारा चुन लिया गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र की 4 सीटों पर 5 उम्मीदवारों में से पाकिस्तान को सर्वाधिक मत मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान में पाकिस्तान को 169 मत मिले। इसके बाद उज्बेकिस्तान को 164, नेपाल को 150 और चीन को 139 मत मिले। 193 सदस्यीय महासभा में सऊदी अरब को केवल 90 वोट मिल पाए और वह इस दौड़ से बाहर हो गया। मानवाधिकार परिषद के नियमों के तहत भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को सीटें आवंटित की जाती है। 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 15 सदस्यों का चुनाव पहले ही हो चुका था, क्योंकि अन्य सभी क्षेत्र समूहों के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आज ही लिंक कराएं जनधन खाते से आधार, मिलेंगे 5,000 रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में खोला जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाए गए खाते में ग्राहकों को कई सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है, उसके बाद भी आप 5,000 रुपए निकाल सकते हैं और इस सुविधा का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपके खाते से आधार लिंक हो। तो दोस्तों, अगर आपने जनधन खाता खुलवा रखा है तो उसमें तुरंत आधार कार्ड लिंक करवा दीजिए ताकि आप भी 5,000 रुपए प्राप्त करने के हकदार बन जाएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत से आगे निकल सकते हैं बांग्लादेश समेत यह देश।
जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में फैले इस महामारी ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस बीच बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत और पाकिस्तान जैसे कुछ देशों को पछाड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक बांग्लादेश की पर कैपिटल जीडीपी 2020 में 4% की दर से बढ़कर $1,888 के लेवल पर पहुंच सकती है। इसके अलावा इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी में केवल 10.5% की दर से गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि पिछले 4 सालों में इंडिया की जीडीपी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। आपको बता दें कि दोनों देशों की जीडीपी का अनुमान संभावित है, जो कि वर्तमान में मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका का चुनाव कराने के लिए $100 मिलियन देंगे फेसबुक के सीईओ जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिंसिला। जी हां दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिंसिला चान ने कहा है कि वे अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए 773 करोड़ 72 लाख रुपए की और मदद देंगे। ये वह आर्थिक मदद चुनाव अधिकारियों को समर्थन देने और चुनाव में खर्च के लिए देंगे। मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिंसिल ने पहले भी कोविड-19 के कारण अमेरिकी चुनाव की चुनौतियों से लड़ने के लिए 2201 करोड़ रुपए दिए थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में 31,000 शिक्षकों की भर्ती को मिली मंजूरी। आरईटी परीक्षा के बाद शुरू होगी भर्ती। जी हां दोस्तों, इस महामारी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान में 31,000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले के तहत 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है। रीट परीक्षा होने के बाद इन शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में 53,000 पदों की भर्ती की घोषणा की थी। इसमें से 41,000 पद शिक्षा विभाग के हैं। शिक्षा विभाग ने 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। इन पदों पर भर्ती से राज्य सरकार पर 2 साल तक परिवीक्षा काल में 881.61 करोड़ और इसके बाद 1717.40 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय भार आएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। संक्रमण से कई लोगों को हो रही है बहरेपन की समस्या, अध्ययन में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण कुछ महीनों में स्थायी रूप से अचानक बहरेपन की समस्या पैदा होने की बात सामने आई है। ब्रिटेन में इस संबंध में किए गए एक अध्ययन में यह बताया गया है। इस महामारी के कारण बहरे होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के विशेषज्ञों समेत वैज्ञानिकों के अनुसार इस संक्रमण के कारण बहरेपन की समस्या पैदा होने को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेरॉइड के जरिए उचित उपचार से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इसका कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन फ्लू जैसे वायरल संक्रमण के बाद भी इसी प्रकार की समस्या होती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।